नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज हमारा टॉपिक है इटली का एकीकरण। छात्रों, जो ये इटली का एकीकरण है, यह आधुनिक विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। इटली का जो एकीकरण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इटली देश है, इटली अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और इसे एकत्र करके एक जो विशाल देश की इसे विशाल देश बनाया गया। छात्रों, जब इटली का जो एकीकरण हो रहा है, इटली के एकीकरण में जो अनेक बाधाएं सामने आ रही है, जैसे ऑस्ट्रिया का प्रभाव है जो इटली का एकीकरण नहीं होने दे रहा है। इटली की जो जनता है वो उदासीन प्रवृत्ति की है, ग्रामीण जनता जो उदासीन प्रवृत्ति की है, जिसके कारण जो इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा है। इटली के जो मध्य क्षेत्र में पोप का साम्राज्य स्थित है, जिसके कारण भी इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त इटली में ऐसी कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, जो ऐसी कोई मजबूत संस्था नहीं है जो इटली के एकीकरण का प्रयास कर सकें। तो इन कारणों के चलते जो इटली का एकीकरण नहीं हुआ। इटली जो था ये कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और इन राज्यों को एकत्र करना एक अत्यंत ही दुष्कर कार्य था। अतः जो ये इटली है, इटली का एकीकरण जो हुआ छात्रों, ये एकीकरण किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया। इसके लिए जो कई व्यक्ति थे, उन्होंने जो इसका जो एकीकरण में सहयोग दिया, परंतु जो इसके एकीकरण में जो मुख्य जो व्यक्ति थे, उनमें काबूर, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल, मेजिनी, ये चार जो व्यक्ति थे, इन चार व्यक्तियों ने इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो छात्रों, जो ये इटली है, इटली का एकीकरण का हम अध्ययन करेंगे। इटली छात्रों, जो ये इटली जो देश है, ये यूरोप का देश है और ये इटली कई जो राज्यों में विभक्त था। अर्थात इटली में जो कई छोटे छोटे राज्य थे, जैसे सार्डिनिया, पिंडमांट, सार्डिनिया, पिंडमांट, जैसे छात्रों सार्डिनिया, पिंडमांट, नेपल्स, सिसिली, लोम्बार्डी, वेनेशिया, मोडेना, परमा, टस्कनी। इस प्रकार के जो छात्रों राज्य थे, ये राज्य जो इटली में ये राज्य थे और इटली इन राज्यों में क्या था? विभक्त था। इन राज्यों को एकीकृत करना अत्यंत ही कठिन कार्य था और इनको जो एकीकरण में, अर्थात इनका जो इन राज्यों का एकीकरण जो करना था, इन राज्यों के एकीकरण में अनेक बाधाएं आ रही थी। जैसे इटली के एकीकरण में जो बाधाएं आ रही थी, उसमें इन राज्यों पर जो यूरोपियन देशों का प्रभाव था, विशेषकर जो ऑस्ट्रिया देश था उसका प्रभाव था, और जो पोप था, पोप का साम्राज्य भी इटली के मध्य स्थित था। परंतु जो इटली के युवा थे, इटली के साहित्यकार है, इटली के लेखक है, इटली की जो सामान्य पब्लिक है, ये सभी इटली को एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं और उन्होंने जो एकीकरण करने वाले मेजिनी, विक्टर इमैनुअल, काबूर, गैरिबाल्डी, तो इनका जो सामान्य जनता ने, साहित्यकारों ने, इटली के युवाओं ने सहयोग किया और इन्हीं के सहयोग से जो क्या हुआ, इटली का एकीकरण जो हुआ।
प्रत्यक्ष रूप से जो इटली था, इटली का थे तो इटली के ही ये राज्य, परंतु प्रत्यक्ष रूप से इटली का इन राज्यों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। तो छात्रों, जो इटली है, इटली के एकीकरण में जो क्या बाधाएं आ रही थी, इटली के एकीकरण में जो बाधाएं प्रमुख आ रही है, इटली क्या था, इटली जो विभिन्न राज्यों के अंदर विभक्त था, जैसे सार्डिनिया, पिंडमांट, नेपल्स, सिसिली, लोम्बार्डी, वेनेशिया, मोडेना तथा परमा, टस्कनी, इन राज्यों में विभक्त था। और प्रत्यक्ष रूप से इटली का इन राज्यों पर किसी प्रकार कोई नियंत्रण नहीं था। जो यूरोपियन देश ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का इन देशों पर अत्यधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त छात्रों, जो इटली की सामान्य जनता है, सामान्य जनता और युवा लोग, इटली के साहित्यकार, लेखक जो ये हैं, ये इटली को जो एकीकृत करना चाहते हैं और एक राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। तभी इन सभी के सहयोग से मेजिनी, गेरिबाल्डी, विक्टर एम्मानुएल तथा जो केबूर है, इन्होंने क्या किया कि इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया और इनके माध्यम से इटली का एकीकरण हुआ। तो छात्रों, इटली के एकीकरण में जो समस्याएं थी, वो समस्याएं क्या क्या थी? इटली के एकीकरण में प्रमुख समस्या, इटली के एकीकरण में प्रमुख समस्या इटली के एकीकरण में प्रमुख समस्या। छात्रों, जो इटली का एकीकरण है, इसमें प्रमुख समस्या क्या क्या आ रही है? ऑस्ट्रिया, पहली आ रही है ऑस्ट्रिया की समस्या। ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया देश ने परमा, टस्कनी, नेपल्स, सिसिली का जो क्षेत्र है, अर्थात उत्तरी इटली पर क्या है कि प्रभाव है, किसका है? उत्तरी इटली पर भी प्रभाव ऑस्ट्रिया का है और परमा, टस्कनी, नेपल्स, सिसिली के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर प्रभाव किसका? ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया इटली का एकीकरण नहीं होने दे रहा है, वो ये नहीं चाहता कि इटली का एकीकरण हो, और यदि इटली का एकीकरण हो जाएगा तो इटली क्या है कि ऑस्ट्रिया पर जो अपना प्रभाव सिद्ध करने की कोशिश करेगा। ऑस्ट्रिया इसीलिए जो इटली का क्या है कि जो एकीकरण नहीं होने दे रहा है। दूसरा कारण क्या है कि इटली में किसी प्रकार की इटली में मजबूत राजनीतिक संगठन का ना होना, मजबूत राजनीतिक संगठन का न होना। अगला कारण है इटली की ग्रामीण जनता का उदासीन होना। इटली के प्रत्येक भाग में पृथकता व प्रांतीय ईर्ष्या की भावना होना। पृथकता व प्रांतीय ईर्ष्या की भावना होना। इटली के मध्य पोप का राज्य स्थित होना। पोप को यूरोपियन राज्यों का समर्थन प्राप्त होना।
इटली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रांतीय विभिन्न क्षेत्रों में निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होना, छात्रों इटली का जो एकीकरण है, इटली के एकीकरण में जो प्रमुख बाधाएं आ रही है उसमें ऑस्ट्रिया जो देश है, ऑस्ट्रिया देश ने उत्तरी इटली पर कब्जा कर रखा है। उत्तरी इटली पर ऑस्ट्रिया देश का प्रभाव है। परमा, टस्कनी, नेपल्स, सिसिली। कौन कौन से? परमा, टस्कनी, नेपल्स, सिसिली का जो क्षेत्र है इस पे ऑस्ट्रिया का प्रभाव है। साथ ही जो इटली में के एकीकरण में मजबूत राजनीतिक संगठन का न होना, इटली का एकीकरण कर सके ऐसा कोई भी जो मजबूत राजनीतिक संगठन इटली में नहीं है, जिसके कारण इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पा रहा है। इटली की ग्रामीण जनता का उदासीन होना, इटली की जो ग्रामीण जनता है वो उसको एकीकरण से कोई लेना देना ही नहीं है, वो जो एकीकरण के प्रति उदासीन है। इसके अतिरिक्त इटली के प्रत्येक भाग में पृथकता व प्रांतीय ईर्ष्या की भावना। इटली के जो भाग है जैसे परमा, टस्कनी, नेपल्स, सिसिली, लोम्बार्डी, मेडोना, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो पृथकता व प्रांतीय ईर्ष्या की भावना है। सभी प्रांत, जैसे ये सभी प्रांत हैं तो ये प्रांत क्या कर रहे हैं कि ये आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं और ईर्ष्या के चलते इनमें एकीकरण संभव नहीं हो पा रहा है। इटली के मध्य पोप का राज्य होना, जो इटली का मध्य क्षेत्र है अर्थात रोम का जो क्षेत्र है, रोम में ईसाइयों का जो सर्वोच्च गुरु है पोप, जो पोप होता है ईसाइयों का सर्वोच्च गुरु, उसका जो राज्य स्थित है ये स्वतंत्र राज्य है और ये मध्य के अंदर स्थित है। इसलिए क्या है कि ये इटली को दो भागों में विभक्त कर रहा है और इसे मिलाना असंभव प्रतीत होता है। कारण क्या है कि इसे इटली पोप को यूरोपियन राज्यों का समर्थन प्राप्त है। यूरोप के जो अन्य राज्य जैसे ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस तथा बेल्जियम, पुर्तगाल, डच, जो डेन, इस प्रकार के जो राज्य हैं इन राज्यों का भी इससे क्या है कि जो समर्थन प्राप्त है और कैथोलिक धर्म का ये सबसे बड़ा गुरु है। यदि इस पर कब्जा किया जाता है इसके राज्य पर तो कैथोलिक जो वर्ग है, कैथोलिक वर्ग भी नाराज हो जाता। तो इसलिए छात्रों ये इटली के जो एकीकरण हो रहा है, एकीकरण में जो ये प्रमुख समस्याएं आ रही है, तो इन समस्याओं के कारण क्या है कि इटली का एकीकरण नहीं हो पा रहा है। परंतु फिर भी मेजिनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर तथा विक्टर इमैनुअल ने इटली के एकीकरण का प्रयास किया और उनके प्रयासों से इटली का एकीकरण हुआ। तो छात्रों जो इटली का एकीकरण हो रहा है छात्रों ये जो इटली का एकीकरण था, इटली के एकीकरण में ये जो निम्नलिखित बाधाएं थी, परंतु अब इसमें इटली को एकीकरण करने के लिए जिसने प्रमुख योगदान दिए, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इटली के एकीकरण में छात्रों जो योगदान दिया वो थे मेजिनी, गैरिबाल्डी, काबूर तथा विक्टर इमैनुअल। तो छात्रों सबसे पहले हम मेजिनी के बारे में चर्चा करते हैं। मेजिनी ने किस प्रकार से इटली का एकीकरण किया तथा इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में चर्चा करते हैं छात्रों। मेजिनी छात्रों मेजिनी का जो जन्म होता है छात्रों 1805, जन्म 1805 ईस्वी में। किसका? मेजिनी का जन्म स्थान जिनेवा कहाँ होता है? इटली के जिनेवा में इसका जिनोवा में इसका क्या होता है? जन्म होता है। छात्रों यह क्रांतिकारी विचारों वाला था और इसने इटली का एकीकरण करने के लिए अथक प्रयास किया। इसके अंतर्गत छात्रों ये जो कार्बोनरी संस्था थी,
कार्बोनरी संस्था, कार्बोनरी संस्था, कार्बोनरी संस्था, इस संस्था से ये जुड़ा। 1810 ईस्वी में इटली में ये संस्था स्थापित हो चुकी थी और ये इटली का एकीकरण करने का प्रयास कर रही थी। तब मेजिनी भी इसका सदस्य बना और ये इसके अंदर जो इसका सदस्य बना, कौन बना? मेजिनी ने सदस्यता ग्रहण की, मेजिनी द्वारा सदस्य बनना, मेजिनी द्वारा सदस्य बनना। छात्रों 1805 ईस्वी में मेजिनी का जन्म हुआ। जन्म स्थान था इसका इटली के जिनोवा के अंदर इसका जो जन्म हुआ। जब ये बड़ा हुआ तो ये क्या क्रांतिकारी विचारों वाला था और ये इटली को एकीकृत करना चाहता था और इसने देखा कि जो कार्बोनरी संस्था है, ये कार्बोनरी संस्था इटली के एकीकरण का प्रयास कर रही है, तो जो ये मेजिनी है, मेजिनी भी इस संस्था से जुड़ा। मेजिनी द्वारा जो इसके जब इसका सदस्य बन गया था। कार्बोनरी संस्था छात्रों 1810 ईस्वी में स्थापित हो चुकी थी और ये इटली के एकीकरण का प्रयास कर रही थी। छात्रों 1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में मेजिनी ने विद्रोह किया। जो विद्रोह था इटली विद्रोह हुआ, उसमें भाग लिया। मेजिनी द्वारा इटली में विद्रोह करना, इटली में विद्रोह। तो 1830 ईस्वी में मेजिनी द्वारा इटली में विद्रोह में भाग लिया गया और मेजिनी को पकड़ लिया, में भाग लेना, और मेजिनी को पकड़ लिया गया और मेजिनी को पकड़कर कारावास की सजा दे दी गई। कारावास की सजा देने के बाद में जब ये जेल से छूट के आया तो ये पुनः जो जेल से छूट के आया तो इसे जो इटली से इसे निर्वासित कर दिया और ये वहां से फ्रांस से चला गया। तो मेजिनी द्वारा क्या किया गया कि 1830 ईस्वी में जो इटली में विद्रोह में भाग लिया गया और विद्रोह में भाग लेने के बाद में इसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद में इसे कारावास की सजा दी गई और कारावास से ये छूटा तो इसे इटली से निर्वासित कर दिया गया और ये अंत में कहाँ चला गया? अंत में ये फ्रांस में चला गया और फ्रांस में जाकर इसने क्या किया कि युवा इटली संस्था, फ्रांस में इसने युवा इटली संस्था की स्थापना की। कब की इसने? 1831 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना की। कहाँ की इसने? फ्रांस के मार्सेल्स नामक जो स्थान है वहां पर इसने क्या किया कि 1831 ईस्वी में युवा इटली संस्था की स्थापना करी और इससे जो संस्था थी, इस संस्था में जो प्रवेश की आयु है, इस संस्था में प्रवेश की जो आयु है वो आयु है 40 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष से जो अधिक उम्र, जो 40 वर्ष का जो हो जाएगा वही इसके अंदर क्या कर सकेगा कि प्रवेश कर सकेगा। प्रवेश की आयु कितनी थी? 40 वर्ष। तो इसने युवा इटली नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करी और मेजिनी द्वारा क्या किया गया? मेजिनी द्वारा जो नारा दिया गया, मेजिनी ने जो 3 नारे दिए, मेजिनी ने युवा इटली संस्था के माध्यम से जो 3 नारे दिए वो नारे थे परमात्मा में विश्वास रखो। मेजिनी द्वारा दिए गए नारे, मेजिनी द्वारा दिए गए नारे, नारों की संख्या थी 3। परमात्मा में विश्वास रखो, परमात्मा में विश्वास रखो, सभी भाइयों को एक साथ मिलाएं, सभी भाइयों को एक साथ मिलाएं, सभी भाइयों को एक साथ मिलाएं, इटली को मुक्त करें, इटली को मुक्त करें। इसने क्या किया छात्रों? इसने 3 नारे दिए युवा इटली संस्था की स्थापना करने के बाद में, परमात्मा में विश्वास रखो, सभी भाइयों को एक साथ मिलाएं, इटली को मुक्त करें। और छात्रों मेजिनी ने कहा कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें समाचार पत्रों के माध्यम से तथा
जो शिक्षा के माध्यम से हमें प्रयास करना चाहिए, साहित्य के माध्यम से हमें प्रयास करना चाहिए। उसने कहा कि जो हमारा उद्देश्य है, अर्थात जो हमारा उद्देश्य क्या है, इटली को एकीकृत करना है, इटली का एकीकरण करना है। उसके लिए हमें समाचार पत्रों की सहायता लेनी चाहिए, साहित्यकारों की हमें सहायता लेनी चाहिए, लेखकों की हमें सहायता लेनी चाहिए, जिससे के कारण हमारे उद्देश्य का प्रचार हो सके। और आवश्यकता पड़े तो हमें सशस्त्र विद्रोह के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अर्थात उसने कह दिया कि यदि साहित्य के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, लेखकों के माध्यम से हमारा उद्देश्य यदि पूरा नहीं होता है और हमें आवश्यकता पड़े तो हमें सशस्त्र विद्रोह की भी सहायता लेनी पड़े तो हम सशस्त्र विद्रोह की भी सहायता लेंगे। तो इस प्रकार से जो मेजिनी था, मेजिनी ने जो इटली की जो जनता थी, इटली की जनता में इतने त्याग, बलिदान, देशभक्ति की भावना जागृत करी, राष्ट्रवाद की उसने भावना जागृत कर दी। तो इस प्रकार से छात्रों उसने इसे युवा इटली संस्था का गठन किया और धीरे धीरे करके उसके क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर युवा इटली जो संस्था थी, युवा इटली संस्था की क्रांतिकारी युवा इटली जो संस्था थी, युवा इटली संस्था को में 60,000 से अधिक सदस्य इसके बन गए। 60,000 से अधिक सदस्य युवा इटली के बने। ये किस लिए बने? ये मेजिनी के क्रांतिकारी विचारों को देखकर बने। छात्रों, इटली मेजिनी के नेतृत्व में रोम में विद्रोह जो मेजिनी था, मेजिनी के नेतृत्व में रोम में विद्रोह हुआ। रोम में इस समय ईसाइयों का सर्वोच्च धर्मगुरु पायस नवम, ईसाइयों का जो सर्वोच्च धर्मगुरु था पोप का नाम था पायस नवम। तो पोप पायस नवम ने इस विद्रोह को देखा और पायस नवम क्या है कि रोम को छोड़ के वहां से भाग गया। रोम पर मेजिनी का अधिकार हो गया। अब फरवरी 1849 ईस्वी में फरवरी 1849 ईस्वी में रोम में गणतंत्र की स्थापना की गई। छात्रों, जो मेजिनी था, मेजिनी के नेतृत्व में फ्लोरेंस, टस्कनी, परमा, मेजिनी के नेतृत्व में फ्लोरेंस, परमा, टस्कनी, नेपल्स, मोडेना पर अधिकार किया गया। तो छात्रों, जो इटली के एकीकरण में जो मेजिनी का योगदान रहा, मेजिनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ। मेजिनी का जो जन्म है ये इटली के जिनेवा नगर में हुआ। यह प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारधारा वाला था और इसने कार्बोनेरी संस्था जो कि इटली के एकीकरण का प्रयास कर रही थी, उस कार्बोनेरी संस्था को इसने जो ज्वाइन किया, उस संस्था का एक सदस्य बना। और मेजिनी द्वारा क्या किया गया? मेजिनी द्वारा कार्बोनेरी संस्था में रहते हुए 1830 ईस्वी में जो विद्रोह में भाग लिया गया, मेजिनी को पकड़ लिया गया और मेजिनी को पकड़कर कारावास की सजा दे दी गई। जब वो कारावास से छूटा, अर्थात जेल से जब छूटा, तो उसे इटली से निर्वासित कर दिया, अर्थात इटली से उसे निकाल दिया। अब जो मेजिनी था, मेजिनी कहाँ पहुंचा? फ्रांस के मार्सोल्स नामक स्थान पर पहुंचा और मार्सोल्स नामक स्थान पर इसने 1831 ईस्वी में युवा इटली नामक एक संस्था, जो कि क्रांतिकारी संस्था थी, ये इटली का एकीकरण कराने के लिए बनाई गई संस्था थी। तो इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किया मेजिनी ने। तो मेजिनी ने क्या किया कि फ्रांस पहुंचा, फ्रांस के मार्सोल्स नामक स्थान पर युवा इटली नामक संस्था 1831 में निर्मित की। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इटली का एकीकरण कराना।
मेजिनी द्वारा जो नारा दिया गया, नारे में परमात्मा पर विश्वास रखो, सभी भाइयों को साथ मिलाएं तथा इटली को मुक्त करें। इसका जो नारा दिए, इसने 3 नारे दिए। युवा इटली संस्था के माध्यम से परमात्मा में विश्वास रखो, सभी भाइयों को एक साथ मिलाए, इटली को मुक्त करें। इस प्रकार की जो क्रांतिकारी विचारधारा से इटली की जनता प्रभावित हुई और इटली की जनता में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और इटली की जनता इटली को एकीकृत कराने में मेजिनी का साथ देने लगी। मेजिनी की इस क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर युवा इटली के जो सदस्य थे, युवा इटली के सदस्यों की संख्या 60,000 से भी अधिक पहुंच गई। जब इसके पास में अत्यधिक संख्या हो गई, तब इसने क्या किया कि रोम में विद्रोह किया, अर्थात मेजिनी के नेतृत्व में रोम में भयंकर विद्रोह हुआ। रोम में इस समय ईसाइयों का जो धर्मगुरु था वो था पोप पायस नवम। कौन था? पोप पायस नवम। पोप पायस नवम यहाँ से भाग गया और जो रोम पर किसका अधिकार हो गया? मेजिनी का अधिकार हो गया। और फरवरी 1849 ईस्वी में रोम में गणतंत्र की स्थापना की गई। मेजिनी के नेतृत्व में फ्लोरेंस, परमा, टस्कनी, नेपल्स, मोडेना पर अधिकार किया गया। कहाँ का अधिकार किया गया? मेजिनी के नेतृत्व में फ्लोरेंस, परमा, टस्कनी, नेपल्स, मोडेना पर अधिकार कर लिया गया। छात्रों, इस प्रकार से जो ये मेजिनी था, मेजिनी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छात्रों, मेजिनी के बाद में जो दूसरा व्यक्ति है इटली के एकीकरण में जो प्रमुख सहयोग देता है, इटली के एकीकरण में जो प्रयास करता है वो है विक्टर इमैनुअल। कौन है छात्रों? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो छात्रों, विक्टर इमैनुअल द्वितीय ये पिंडमांट सार्डिनिया का शासक था। पिंडमांट सार्डिनिया का ये क्या था? शासक था। ईस्वी में यह शासक बना या सम्राट बना। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिंडमांट की जनता, कहाँ की छात्रों? पिंडमांट की जनता विक्टर इमैनुअल द्वितीय को ईमानदार राजा के नाम से पुकारती थी। छात्रों, विक्टर इमैनुअल ने इटली के एकीकरण के लिए अपनी पुत्री का विवाह फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट के छोटे भाई जेरोम बोनापार्ट से करवा दिया। तो इसने क्या किया कि इटली के एकीकरण के लिए इसने फ्रांस से मित्रता की। इटली के एकीकरण के लिए इसने क्या की छात्रों? फ्रांस से मित्रता की। और मित्रता के चलते इसने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह जो इसकी पुत्री थी क्लोटाइल्ड, जो मात्र 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की आयु, क्लोटाइल्ड की उम्र कितनी है? 16 वर्ष की आयु का विवाह फ्रांस के शासक नेपोलियन
नेपोलियन बोनापार्ट के भाई जेरोम बोनापार्ट से किया, जेरोम बोनापार्ट से किया। छात्रों, विक्टर इमैनुअल था, ये किसी भी स्थिति में जो इटली का एकीकरण चाहता था और एकीकरण के चलते इसने क्या किया कि अपनी जो पुत्री थी, पुत्री का नाम था क्लोटाइल्ड, क्लोटाइल्ड जो इसकी पुत्री थी उसका विवाह जो किससे किया, फ्रांस के शासक जेरोम बोनापार्ट। क्लोटाइल्ड थी, ये मात्र 16 वर्ष की थी, जबकि जेरोम बोनापार्ट अधेड़ उम्र का था, दुष्ट था, परंतु फिर भी जो विक्टर इमैनुअल ने इटली के एकीकरण के लिए ये बलिदान दिया और अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह इससे करवा दिया और फ्रांस से मित्रता इसने स्थापित की। इसके अलावा छात्रों, जो प्रसा देश का शासक था बिस्मार्क, बिस्मार्क से भी जो बिस्मार्क से समझौता, बिस्मार्क से समझौता, इटली के एकीकरण के लिए जो बिस्मार्क से भी इसने समझौता किया, इसके अंतर्गत जो प्रसा का ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली साथ देगा। छात्रों, जो विक्टर इमैनुअल है, विक्टर इमैनुअल पिंडमांड सार्डिनिया का शासक था। 1849 ईस्वी में ये पिंडमांड सार्डिनिया का शासक बना। ये महान देशभक्त, त्याग की भावना रखने वाला था। इसने इसकी ईमानदारी तथा इसके अच्छे प्रशासन के चलते जो पिंडमांड की जनता थी, पिंडमांड की जनता ने इसे ईमानदार राजा की उपाधि दी, अर्थात ईमानदार राजा के नाम से इसे पुकारती थी। और जो विक्टर इमैनुअल था, इसने जो फ्रांस का एकीकरण करने के लिए जो फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट से मित्रता की और इस मित्रता के अंतर्गत उसने अपनी पुत्री को दांव पे लगा दिया। उसने अपनी पुत्री क्लोटाइल्ड जो मात्र 16 वर्ष की थी, उस 16 वर्ष की पुत्री का विवाह फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट के जो दुष्ट अधेड़ उम्र का जो भाई था, कौन था, जेरोम बोनापार्ट, उससे करवा दिया और फ्रांस से क्या की, मित्रता स्थापित की, ताकि जब इटली का एकीकरण हो तो उस समय यदि ऑस्ट्रिया या अन्य यूरोपियन देश यदि इसके अंदर कोई अड़चन डाले तो ऐसी स्थिति में फ्रांस से जो मदद करे, तो इसने इस प्रकार से मित्रता की। इसके अतिरिक्त जो बिस्मार्क थे, बिस्मार्क प्रसा के शासक थे बिस्मार्क, तो बिस्मार्क से भी उन्होंने एक समझौता किया और कहा कि प्रसा का ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जब भी युद्ध होगा तब इटली उसकी सहायता करेगी, परंतु उसकी एवज में हमें वेनेशिया का क्षेत्र दिया जाएगा। कौन सा क्षेत्र? वेनेशिया का क्षेत्र दिया जाएगा। तो बिस्मार्क इस बात को मान गया और भविष्य में जो बिस्मार्क था, भविष्य में बिस्मार्क तथा जो ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध होता है, प्राग प्रसा ऑस्ट्रिया युद्ध। अब कौन सा युद्ध होता है छात्रों? प्रसा ऑस्ट्रिया युद्ध। प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य एक युद्ध होता है छात्रों 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में एक युद्ध हो रहा है जो प्रसा तथा ऑस्ट्रिया के युद्ध के नाम से जाना जा रहा है। इस युद्ध में इटली ने क्या किया? इटली ने अपने समझौते के मुताबिक, अपनी संधि के मुताबिक इटली ने बिस्मार्क का साथ दिया, बिस्मार्क का साथ दिया, परंतु इसमें क्या हुआ? इटली पराजित हो गया। इटली क्या होता है छात्रों? इटली पराजित हो जाता है। अब जो बिस्मार्क था, प्रसा के मध्य एक दूसरा युद्ध होता है, सेडोवा युद्ध होता है। इसमें जो बिस्मार्क होता है, बिस्मार्क क्या करता है? ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है। प्रसा का जो बिस्मार्क है वो क्या करता है कि ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है। ऑस्ट्रिया को पराजित करना। तो छात्रों, ऑस्ट्रिया को पराजित कर देता है और जो वेनेशिया का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? ये वेनेशिया का क्षेत्र है, ये इटली को दे देता है। छात्रों,
इसमें क्या होता है कि जो विक्टर इमैनुअल है 1849 ईस्वी में सार्डिनिया पिंटमांड का राजा बनता है। ये देशभक्त शासक है, त्यागी तथा बलिदानी शासक है। इसे यहाँ की जो जनता है, जो पिंटमांड की जनता है, इसे ईमानदार राजा के नाम से जानती है। और ये जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय है, ये फ्रांस का जो एकीकरण, ये जो इटली का एकीकरण करना चाहता है, इसीलिए इटली के एकीकरण के लिए ये फ्रांस से मित्रता करता है। फ्रांस से मित्रता के चलते ये अपनी जो पुत्री है क्लोटाइड जो मात्र 16 वर्ष की है, इसका विवाह जो नेपोलियन, जो फ्रांस का शासक है नेपोलियन, उससे इसका विवाह करवा देता है। और विवाह करवा देता है जो कि नेपोलियन, ये जो नेपोलियन का जो भाई है जेरोम बोनापार्ट, उससे विवाह कर देता है। किससे करता है छात्रों? देखिए कि विक्टर इमैनुअल है। विक्टर इमैनुअल क्या करता है कि फ्रांस से मित्रता करने के लिए अपनी 16 वर्ष की जो पुत्री है क्लोटाइड का विवाह किससे करवाता है? फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट के छोटे भाई जेरोम बोनापार्ट से। किससे कराता है? जेरोम बोनापार्ट से इसका विवाह करवा देता है। ये अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति का तथा विलासी शासक है तथा ये अधेड़ उम्र का है, परंतु फिर भी जो इमैनुअल द्वितीय इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस से मित्रता चाहता है, इसलिए अपनी पुत्री का विवाह से करवा देता है। इसके बाद में जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय है, ये क्या करता है कि प्रसा के शासक प्रसा के शासक कौन है? बिस्मार्क से एक समझौता करते हैं कि प्रसा देश और ऑस्ट्रिया देश के मध्य जब भी युद्ध होगा तब हम प्रसा देश की सहायता करेंगे, परंतु इसके लिए हमें जो वेनेशिया का क्षेत्र है वो मिलना चाहिए। तो बिस्मार्क इस चीज को मान जाता है और बिस्मार्क जो इस चीज का वचन दे देता है। और अब प्रसा तथा ऑस्ट्रिया के मध्य 1866 ईस्वी में युद्ध होता है। कब होता है छात्रों? 1866 ईस्वी में युद्ध होता है। इसमें इटली बिस्मार्क अर्थात जो प्रसा देश के शासक हैं बिस्मार्क, उनका साथ देता है, परंतु इटली क्या होता है? इसमें पराजित हो जाता है। परंतु जो बिस्मार्क एक दूसरा युद्ध करते हैं, सेडोवा का युद्ध, इसमें बिस्मार्क क्या करते हैं? ऑस्ट्रिया को क्या कर रहे हैं? पराजित कर देते हैं। और अपने वचन के अनुसार, अपने समझौते के अनुसार जो वेनेशिया का क्षेत्र है वो इटली को दे देते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये जो वेनेशिया का क्षेत्र है, विक्टर इमैनुअल के कारण जो इटली में सम्मिलित हुआ। विक्टर इमैनुअल इसके बाद में क्या करते हैं छात्रों कि रोम पर आक्रमण करते हैं। विक्टर इमैनुअल रोम पर आक्रमण करते हैं। कहां करते हैं? रोम पर आक्रमण करते हैं। 20 सितंबर 1871 को रोम पर आक्रमण कब होता है छात्रों? 20 सितंबर 1871 रोम पर आक्रमण होता है। और ये रोम पर क्या करते हैं? विजय प्राप्त कर लेते हैं। और 2 जून 1872 ईस्वी को ये क्या करते हैं? रोम में प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? रोम नगर में प्रवेश कौन करते हैं? विक्टर इमैनुअल द्वितीय यहाँ रोम में प्रवेश करते हैं। और इटली की राजधानी किसे बनाते हैं? रोम को बनाते हैं। इटली की राजधानी किसे बनाते हैं छात्रों? रोम को ये इटली की राजधानी बनाते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय हैं, ये रोम तथा वेनेशिया के क्षेत्र को एक करते हैं और इटली का एकीकरण करने का ये प्रयास करते हैं। एकीकरण में ये अपनी पुत्री जो मात्र 16 साल की पुत्री है उसको भी ये दांव पे लगा देते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट के जो दुष्ट भाई उससे विवाह करते हैं, उससे जो दुष्ट भाई जेरोम बोनापार्ट उससे विवाह करवा देते हैं। इसके अतिरिक्त जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क से ये समझौता करते हैं और ये प्रसा देश की सहायता करते हैं। और इस कारण से इन्हें जो वेनेशिया का क्षेत्र भी प्राप्त होता है। और अंत में ये क्या करते हैं कि 20 सितंबर 1871 को रोम पर आक्रमण करते हैं। और रोम पर आक्रमण करने के बाद में रोम पर ये विजय प्राप्त कर लेते हैं और रोम को इटली की राजधानी ये बनाते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों जो विक्टर इमैनुअल ने अपने त्याग तथा बलिदान के चलते इटली का एकीकरण में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो छात्रों हमने मेजिनी का योगदान देखा, विक्टर इमैनुअल का योगदान देखा, और अब हम जो अगला जो एकीकरण करने में जो सहायता करी, जिसने
इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे गेरिबाल्डी। तो गेरिबाल्डी के बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों, जो गेरिबाल्डी थे इटली के एकीकरण में, जो गेरिबाल्डी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा और गेरिबाल्डी ने भी इटली के एकीकरण में अपनी त्याग तथा बलिदान का परिचय दिया। तो छात्रों, जो अब हमारा पॉइंट है गेरिबाल्डी।